हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड वीडियो फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख लिए थे। अब हमारे पास दो केसेस बाकी हैं, व्हेन कंपाउंड शोइंग ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड व्हेन कंपाउंड शोइंग बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट केस स्टार्ट करें व्हेन कंपाउंड शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली। तो अब तीन केसेस हैं, फॉर्मूले याद रखने, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। केस वन, व्हेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल. Unsymmetrical means when groups of chiral carbons are different and n is equal to number of chiral carbon, then total optically active compounds isomers A is equal to the power n. Second formula is total optically inactive isomers means total number of meso compounds is equal to 0. Why meso compounds is equal to 0? Because for meso compound must be symmetrical. In case of unsymmetrical compound, no meso isomer is possible. सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला लाइन है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू, देखो लिखा हुआ एक्टिव प्लस इनएक्टिव। तो इसका मतलब इनएक्टिव जो आइसोमर होता है मीजो कंपाउंड, वो भी ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट होता है। तो केयरफुली हमें टर्म रीड करना पड़ेगा। ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है तो ए इज इक्वल टू बोलना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है तो एम इज इक्वल टू बोलना है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछा है तो एक्टिव प्लस मीजो ऐड करके बोलना होता है। और यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 2 पावर n। केस 2 पर आते हैं, व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड n का जो वैल्यू आएगा वो इवन नंबर आएगा, तब टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होता है 2 पावर n - 1, टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स इज इक्वल टू 2 पावर n/2 - 1। ऐड करेंगे तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएगा। केस 3 पर आते हैं, व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड n इज ऑड, देन एक्टिव कंपाउंड्स इज इक्वल टू 2 पावर n - 1 माइनस 2 पावर n/2 - 1/2। Total optical inactive isomer meso is equal to 2 power n/2 - 1/2 and total optical isomers is equal to A plus M means 2 power n - 1। अब जरा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने जब फॉर्मूले का टाइप चेंज किया था हमने इसी फॉर्मेट में लिखा था। जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट केस पढ़ा था उसका फॉर्मूला भी 2 पावर n था, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है। केस 2 में यदि रिकॉल करोगे तो वहां पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी कितना था, यहां पर है 2 पावर n - 1 प्लस, यहां पर n - 1 आएगा, 2 पावर n - 1 प्लस 2 पावर n/2 - 1। सेम फॉर्मूला वहां पर भी केस 2 में लिखा हुआ था। केस 3 में यदि रिकॉल करो तो केस 3 में हमने जो लिखा था यहाँ पे प्लस का साइन था बस। तो फॉर्मूले इस तरीके से लिखने का एक बेनिफिट ये भी है कि एक जगह पर फॉर्मूला यूज करने पर हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस ध्यान रखने पड़ेंगे हमें। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं फॉर्मूले, तो एग्जांपल में ट्राई करते हैं। जैसे मैंने सपोज एग्जांपल नंबर 1 लिया, ये वाला। पहले मुझे केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और केस आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ग्रुप्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। ग्रुप्स आर डिफरेंट, इसका मतलब दिस इज केस 1। केस 1 मीन्स कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अब यदि मुझे n का वैल्यू निकालना है तो टोटल कैरल कार्बन कितने, ये वाला कैरल एंड ये वाला कार्बन कैरल, n इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पावर 2 मीन्स कितना हो गया, 4। मीजो कंपाउंड इसमें कितना बनेगा, मीजो कंपाउंड इसमें बनेगा 0। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर A प्लस M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल 4। ठीक, तो इसके टोटल आइसोमर कितने होते हैं, 4। फिर भी डिस्कशन में यदि बात करें कि कौन से 4 आइसोमर्स, तो पॉसिबिलिटीज लिखने का तरीका हमने पहले भी बताया था। भाई एक कैरल कार्बन को मैं RS लिख सकता हूँ, सेकंड को RS लिख सकता हूँ, फिर पेयर फॉर्मेशन टोटल 4 पेयर बनेगा। मैं लिख के बताता हूँ, एक आइसोमर तो बनेगा ये, यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 2R 3R। और देखो हमने पहले भी डिसाइड किया हुआ है, ऑलवेज राइट IUPAC नंबरिंग व्हेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2S 3S, थर्ड पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2R 3S, और लास्ट जो आइसोमर बनेगा फोर्थ आइसोमर वो बनेगा 2S 3R। ये टोटल 4 आइसोमर्स बनेंगे। ये केस 1 का फॉर्मूला यूज करके बताया। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, सेकंड एग्जांपल। केस मैच करना पड़ेगा और जब हम ग्रुप्स देखेंगे तो कंपाउंड इज सिमेट्रिकल और n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2, मतलब इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये केस 2 का एग्जाम्पल हुआ। और केस 2 में a इज इक्वल टू कितना था, 2 पावर n - 1, और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है। तो 2 पावर n - 1 मीन्स 2 पावर 2 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। टोटल मीजो काउंट करेंगे तो मीजो का फॉर्मूला क्या था, 2 पावर n/2 - 1, मतलब 2 पावर 0 मीन्स 1। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, A प्लस M इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। क्लियर है।
कौन सा 3 हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो हम IUPAC नंबरिंग नहीं करते, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने में आएगा, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन आएगा डिफरेंट कंपाउंड का RR, एक कंपाउंड बनेगा SS, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था ये जब हमने मीजो कंपाउंड स्टडी किया था, तब हम RS लिखें या SR लिखें, व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल तब लेफ्ट राइट का डिफरेंस काउंट नहीं होता, ये सेम काउंट होता है, RS या SR ये सेम काउंट होगा, इसलिए टोटल आइसोमर कितना बनेगा, बनेगा 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, केस 3 यूज करके देखते हैं। केस 3 में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे केस आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि केस वाकई केस 3 है भी या नहीं, तो मुझे ग्रुप्स देखना पड़ेगा, ग्रुप्स ऑफ कैरिल कार्बन आर सेम COH एंड COH, इसका मतलब ये केस 3 का एग्जाम्पल हुआ। और यदि ये केस 3 का एग्जाम्पल है तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू आ रहा है 3, तो टोटल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, 2n-1 माइनस 2n/2 माइनस 1/2, ये था फॉर्मूला। तो यदि मैं वैल्यू पुट करूंगा 2n-1 मीन्स 2 हो गया, और माइनस मैं इसको n-1/2 लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ n-1/2, बात तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पर यदि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2/2 मीन्स 1, इसका मतलब आएगा -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2। टोटल मीजो कितना आएगा, टोटल मीजो आएगा 2, और जब मैं A प्लस M करूंगा तो A प्लस M कितना हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर है, इस तरीके से हमें फॉर्मूले यूज करने होते हैं। अब लेकिन जरा मैं इस वाले कार्बन पर डिस्कशन आगे बढ़ाऊं, इस वाले कार्बन को जरा ध्यान से देखना, ये जो रेड वाला कार्बन है मैं इसको लिखकर बताता हूँ। इस वाले कार्बन पर यदि मैं बात करूं तो इस वाले कार्बन पर यदि मैं सीक्वेंस रूल लगाता हूं तो एक बार जरा ध्यान से देखो, क्या ये कैरिल कार्बन है, यहाँ पर H डिफरेंट, OH डिफरेंट, लेकिन ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप्स आर सेम, तो ये कैरिल कार्बन तो नहीं है। लेकिन यदि मैं इन कार्बन के लिए प्रायोरिटीज लिखने की कोशिश करूं तो एक ये वाला कैरिल कार्बन जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, और एक ये वाला, इनका यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा R and S, और इस पर्टिकुलर केस में मुझे लग तो रहा है ये कैरिल है, लेकिन ये एक्चुअल कैरिल कार्बन तो नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों ग्रुप का जिनका R और S लिखा हुआ उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है ना। लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं, हमें CIP रूल से बताना होता है कि ग्रुप्स आर सेम और डिफरेंट, और CIP रूल में R and S फॉर्म्स का प्रायोरिटी डिफरेंट होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यदि प्रायोरिटीज आर डिफरेंट इन CIP रूल इट मीन्स ग्रुप्स आर डिफरेंट, ग्रुप्स आर डिफरेंट मतलब दैट इज कैरिल कार्बन। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है स्यूडो कैरिल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो कैरिल कार्बन। तो फिर हम जरा स्यूडो कैरिल कार्बन को आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लेकर आता हूँ स्यूडो कैरिल कार्बन का। स्यूडो कैरिल कार्बन एनी कार्बन एट विच मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ 2 ग्रुप्स आर सेम। मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम था बट देयर कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफरेंट और मे बी डिफरेंट, या तो डिफरेंट लिखा हुआ आएगा या तो हम अरेंजमेंट चेंज करेंगे तब डिफरेंट आ जाएगा, तब दैट कार्बन इज कॉल्ड स्यूडो कैरिल कार्बन। और इसका जो एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि एक का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था R और एक का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था S, तब हमने इस वाले कार्बन को क्या बोला था, इस वाले कार्बन को बोला था स्यूडो कैरिल कार्बन। इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखो ये वाला कार्बन भी स्यूडो कैरिल कार्बन है। यहाँ पर ये दोनों ग्रुप नहीं, ये वाले ग्रुप देखो जो लेफ्ट और राइट में है, यहाँ पर फर्क ये है कि ये E कॉन्फ़िगरेशन वाला है, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये Z कॉन्फ़िगरेशन वाला, E क्यों लिख रहे हैं, ये Z कॉन्फ़िगरेशन वाला है और ये वाला E कॉन्फ़िगरेशन वाला है। इसका मतलब देयर कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफरेंट, इसका मतलब ये स्यूडो कैरिल कार्बन है। तो स्यूडो कैरिल कार्बन में जरूरी नहीं कि R and S वाला फॉर्मूला ही यूज होता हो, R and S तरीके से कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता हो, ये EZ, सिस, ट्रांस, सिन, NT इस तरीके से भी चेंज हो सकता है। और एग्जाम्पल में यदि ट्राई करें तो इन एग्जाम्पल में एक बार देख लेते हैं। इन एग्जाम्पल में यदि बात करें कि स्यूडो कैरिल कार्बन है या नहीं, पहचानने का तरीका एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर क्या स्यूडो कैरिल कार्बन है, हाँ इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला स्यूडो कैरिल कार्बन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैरिल कार्बन से उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट आ सकता है, RS या SR लिखा जा सकता है, इसलिए स्यूडो कैरिल है। क्या इसमें स्यूडो कैरिल है, हाँ ये वाला स्यूडो कैरिल है। क्यों, क्योंकि इसके साइड में इस साइड वाला ग्रुप और इस साइड वाले ग्रुप का देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन वो कैरिल कार्बन है, देयर कॉन्फ़िगरेशंस मे और मे नॉट बी डिफरेंट,
लेकिन वो स्यूडोकैरिल बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें, क्या ये वाला कार्बन स्यूडोकैरिल है? नहीं, ये स्यूडोकैरिल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है ये स्यूडोकैरिल कार्बन? क्योंकि यहाँ पर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। क्या इसमें स्यूडोकैरिल कार्बन है? नहीं, ये भी स्यूडोकैरिल कार्बन नहीं है। केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना कंडीशन नहीं है, यहाँ पर इनके कॉन्फ़िगरेशन भी तो डिफरेंट होने चाहिए, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, इसलिए ये स्यूडोकैरिल कार्बन नहीं है, और ये केवल केस 3 में ही आता है। क्लियर है? तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर में। अब हम लेकर आ रहे हैं व्हेन कंपाउंड शोइंग बोथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हेन कंपाउंड शोइंग बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तब हमें पहली इंपॉर्टेंट बात, नेवर यूज डायरेक्ट फॉर्मूला इन दैट केस। ठीक, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में यदि हम बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ से डबल बॉन्ड से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और चूंकि ये कैरिल कार्बन है यहाँ से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं ध्यान से। तो फिर किस तरीके से करना पड़ेगा? हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करना पड़ेगा। किसी भी डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट में कितने तरीके से लिख सकता हूँ? तो आंसर है 2 टाइप्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। 2 टाइप्स कौन सा? या तो सिस ट्रांस लिखूँ या तो EZ लिखूँ, टाइप्स तो 2 ही रहेंगे। कैरिल कार्बन का अरेंजमेंट में कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 2 टाइप्स। या तो मैं अरेंजमेंट R लिखूंगा या तो मैं अरेंजमेंट लिखूंगा S। अब टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा 2 × 2 = 4। देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ऐड करने पर भी बाई चांस 2 + 2 4 आ रहा है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। सेकंड तरीका, यदि हमें इस तरीके से नहीं समझ आता है तो हम पॉसिबिलिटीज लिख कर करते थे। डबल बॉन्ड के पॉसिबल तरीके ये हैं, और कैरिल कार्बन के पॉसिबल अरेंजमेंट तरीके R एंड S है। फिर पेयर फॉर्मेशन, जोड़ी बनाओ वाला खेल। सिस के पेयर बनेंगे 2, सिस R सिस S। और ट्रांस के कितने पेयर बनाऊंगा? ट्रांस के भी 2 पेयर बनाऊंगा। या तो ट्रांस का पेयर R के साथ बनेगा या ट्रांस का पेयर किसके साथ बनेगा? S। टोटल पेयर कितने हो जाएंगे? टोटल पेयर हो जाएंगे 4। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कंप्लीट लिखा हुआ देखना चाहें एक्सप्लेनेशन के लिए तो कंप्लीट लिखा हुआ देख सकते हैं। कंप्लीट लिखने में यदि आए तो पहली जरूरी बात देखो, हमारे पास अरेंजमेंट चेंज करने के लिए 2 चीजें हैं, डबल बॉन्ड और कैरिल कार्बन, है ना? 2 चीजें। तो मैं दोनों का अरेंजमेंट लिख सकता हूं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट सिस लिखूं, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सिस लिखूं, और कैरिल कार्बन का अरेंजमेंट में लिखूं R। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसका अरेंजमेंट सिस ही रहने दूं, लेकिन इसका अरेंजमेंट में क्या कर दूं? इसका अरेंजमेंट में कर दूं S। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट ट्रांस लिख दूं और कैरिल कार्बन का अरेंजमेंट लिखूं R। और फोर्थ पॉसिबिलिटी समझ तो गए होगे, ट्रांस के साथ इस बार क्या लिखना पड़ेगा मुझे? S। इस तरीके से ये 4 डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बना लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। क्या इन चारों में से कोई भी सिमिलर नेमिंग दिख रहा है? अब तुम्हें लगे नहीं ये R और ये वाला R सेम दिख रहा है, लेकिन नहीं, इस वाले पोर्शन में तो डिफरेंट है ना। ये तुम्हें लगे नहीं फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, सिस एंड सिस, लेकिन ये वाला पोर्शन देखो ये तो डिफरेंट है ना। सिमिलर का मतलब कंप्लीट सिमिलरिटी वो तो नहीं है ना। इसका मतलब मैं लिख दूं ऑल 4 कंपाउंड्स आर डिफरेंट, ऑल 4 कंपाउंड्स आर डिफरेंट। ठीक, कोई भी सेम तो नहीं दिख रहा ना। और यदि ऑल 4 कंपाउंड्स आर डिफरेंट, इसका मतलब ये 4 डिफरेंट आइसोमर्स हुए। सेकेंड स्टेटमेंट, ईच कंपाउंड हैविंग कितना कैरिल कार्बन? भाई सब में एक R या एक S लिखा हुआ है, इसका मतलब ईच कंपाउंड कंटेन्स 1 कैरिल कार्बन। इन 4 में से किसी का भी नाम देख लो, उसमें एक R आ रहा है या तो एक S आ रहा है, इसका मतलब कैरिल कार्बन कितना हुआ? 1 हुआ ना। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कंपाउंड हैविंग 1 कैरिल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब ऑल 4 कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से एक भी इनएक्टिव नहीं है। मीजो वैसे भी एक कैरिल कार्बन पे डिफाइन नहीं होता। तो ये 3 स्टेटमेंट ही हैं जो हमारे डाउट क्लियर रखेंगे, तो इनको जरा ध्यान से एक बार रीड कर लेना। अब हम क्वेश्चंस पर लेकर आते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चन इतनी लैंग्वेज में बनता है। एक्चुअली एग्जाम्पल 1 नहीं है, ये टोटल 5 क्वेश्चंस का एग्जाम्पल है।
टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, तो फिर से सुनो। टोटल पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लिया जहां से ऑप्टिकल और जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, उतनी बार 2 को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ रहा था, आंसर आ रहा था 4। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये हम नहीं निकाल सकते। क्यों, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू होता है ए प्लस एम। तो पहले मुझे ए और एम का वैल्यू पता करना पड़ेगा, तभी तो आंसर बनेगा। तो ए का वैल्यू है ये, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो 4 कंपाउंड लिखे हुए इनमें से एक्टिव कितने थे, तो लिखा है ना ऑल 4 कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब एक्टिव थे 4। और इनमें से मीजो कितना था, एक भी नहीं। एक कैरिल कार्बन वाला कंपाउंड नेवर मीजो। अब जरा ए प्लस एम करोगे तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 4। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने के लिए एक और ऑब्जर्वेशन बेस्ड थ्योरी बताता हूँ, बड़ा काम आएगा। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब एक्टिव प्लस इनएक्टिव ऑलवेज इज इक्वल टू टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। देखो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना इजी काम नहीं है। पहले मुझे एक्टिव निकालना पड़ेगा, फिर इनएक्टिव निकालना पड़ेगा, ऐड करूंगा तब मुझे मालूम चलेगा। लेकिन यदि मैं ये याद रखता हूं कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर मुझे सबसे पहले मालूम चल जाएगा बिना ऐड करे हुए। फिर एक क्वेश्चन आता है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हमें केवल उस पोजीशन पे जाना है जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, वो डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट में दो ही टाइप से लिख सकता हूँ, सिमिलर ग्रुप आइदर ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड। इसलिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2। क्लियर है। तो किस तरीके से क्वेश्चन करना होगा ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो फिर और इस टाइप के और क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आते हैं, कुछ नए नए वेरिएशंस लिखने में आएंगे। तो सपोज मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे आता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि मैं बात करूँ तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो डबल बॉन्ड से ये जीआई शो करेगा। ये कैरिल कार्बन है, इसका मतलब यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। ये कैरिल कार्बन है, इसका मतलब यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। क्लियर है। अब टोटल कितने पोजीशंस हो गए, 3। इसका मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 8। मैं ये बोल रहा था, अब यदि मैं इन तीनों को ऐड करता ना तो आंसर आता 6, वो गलत हो जाता। कॉम्बिनेशन में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में कौन सा आइसोमेरिज्म शो होगा, कंपाउंड कैन शो बोथ ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। यहाँ से डबल बॉन्ड से जीआई होगा, इस डबल बॉन्ड से भी जीआई होगा, और ये कैरिल कार्बन है, इसका मतलब यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। टोटल डिफरेंट पोजीशंस 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 8। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कंपाउंड कितने टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, ओनली जीआई कि ओनली ओआई कि बोथ ओआई एंड जीआई। तो यदि तुम केवल डबल बॉन्ड देख रहे हो और कैरिल कार्बन नहीं है ये देख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कंपाउंड कैन शो बोथ ओआई एंड जीआई। अब ओआई कहाँ से होगा, तो याद करो कैरिल कार्बन के बिना भी तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज पढ़ी हुई हैं हमने, एलिन्स पढ़ा है, स्पाइरिन्स पढ़ा है, साइक्लोएल्काइलिडीन्स पढ़ा है और बाइफेनाइल्स पढ़ा है। तो इस डबल बॉन्ड से तो जीआई होगा कंफर्म, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा ना। तो टोटल डिफरेंट पोजीशंस 2 हैं डिफरेंट, इसलिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से क्वेश्चन हमें ट्राई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि मैं ट्राई करूं तो ये वाला कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ओनली जीआई, ओनली ओआई कि बोथ ओआई एंड जीआई। तो हमें सारे पॉसिबल पोजीशंस देखने पड़ेंगे। तो यदि मैं सारे पॉसिबल पोजीशंस इसमें सर्च करूं तो यहाँ पर ये वाला कैरिल कार्बन है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल करेगा। ये वाला कैरिल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा। और देखो कैरिल कार्बन आर डिफरेंट, टोटल डिफरेंट पोजीशंस 3 हुए, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 8। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम आते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से देखना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला कैरिल कार्बन है, ये वाला भी कैरिल कार्बन है और यहाँ से जीआई होगा कंफर्म, यहाँ से ओआई होगा और यहाँ से ओआई होगा।
लेकिन इस बार क्वेश्चन में कैरिल कार्बन्स आर सेम, कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। नंबर 5 में देखो कंपाउंड वाज अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे C2H5 था, यहाँ पर CH3 था, जबकि यहाँ पे ग्रुप्स आर सेम। और जब कंपाउंड सिमेट्रिकल रहेगा तो इसमें मीजो कंपाउंड पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से हमें ट्राई करना पड़ेगा। अब यदि मैं पॉसिबिलिटीज लिखता हूं कि किस तरीके से, तो देखो इसको मैं रेड कलर से लिख लेता हूं, ये रेड कलर का पॉसिबिलिटी लिख लूंगा मैं, और सेकेंड कैरिल कार्बन की पॉसिबिलिटीज में ब्लू कलर से लिख लेता हूं, हमें ईजी रहेगा समझना। तो रेड कलर की पॉसिबिलिटी में क्या लिख सकता हूं, मैं रेड कलर में R लिख सकता हूं, और R के साथ में ब्लू वाला S आएगा या तो R आएगा। तो रेड के साथ मैंने R लिखा, अब इसके साथ में ब्लू कलर का क्या लेकर आऊँगा, ब्लू का या तो मैं R लिखूंगा या तो ब्लू का मैं S लिखूंगा, इस तरीके से ही पेयर बनेगा। फिर रेड कलर का जो कैरिल कार्बन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे S लिखनी पड़ेगी, इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, तो मैं 2 बार लिख लेता हूँ, 1 मिनट को RR SS, ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिख ली। अब मैं ब्लू कलर का लिख रहा हूँ, तो RS R के साथ हो गया, RS S के साथ भी होगा, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। यहाँ पर भी R R रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, 1 मिनट, R R क्यों रहेगा, R यहाँ पर क्या लिख दूँ, S लिख देता हूँ, यहाँ पर RS और यहाँ पर हो गया R और इसके साथ में S आ गया। अब मैंने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट भी तो लिखना है, तो या तो डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट में सिस लिखूंगा और या तो मैं डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या लिखूंगा, ट्रांस। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आइसोमर्स कितने आ रहे हैं, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स आ रहे हैं 8। यहाँ पर ये क्या लिखना पड़ेगा, ट्रांस लिख दिया मैंने ये। लेकिन चूंकि कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, और हमने मीजो में भी देखा है, ज्योमेट्रिकल में भी हमने पहले बोला हुआ है कि जब कंपाउंड सिमेट्रिकल रहेगा तब RS ये होता है मीजो, और मीजो में लेफ्ट राइट का डिफरेंस काउंट नहीं होता, इसका मतलब ये सेम काउंट होगा, और ये दोनों भी कैसे काउंट होंगे, सेम। इसका मतलब टोटल आइसोमर कितना बनेगा, टोटल आइसोमर बनेगा 6। इसलिए हम डायरेक्ट 2n फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किए, हमने कभी ये नहीं बोला कि 2n वाला फॉर्मूला लगाना। क्लियर है। व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल RS एंड SR बोथ आर सेम, हमने यही तो रिजल्ट बनाया था मीजो कंपाउंड के केस में, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक बार अलग से लिख के हम ट्राई भी कर सकते हैं इसको, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्लियर है। अब जरा हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, उसी के बेसिस पे हम कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में ट्राई करके देखते हैं और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में क्वेश्चन ये है कि मुझे x, y, z और w का वैल्यू बताना है। जहाँ पर मैं x लिखूंगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर रहेगा, y मीन्स टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, z मीन्स टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, और w रहेगा टोटल इनएक्टिव आइसोमर्स रहेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर पे आता हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर में किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो यहाँ से ये कैरिल कार्बन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर मुझे मालूम है ऑलवेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर लिखा मैंने, जबकि मुझे A+M लिखना चाहिए। एक्टिव कितना रहेगा 4 और इनएक्टिव कितना रहेगा 0। अब जरा एक बार थोड़ा सोच लेते हैं, एक बार ना, ये मैंने थोड़ा स्पीड से लिख दिया। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव 4 कैसे हो गए, तो इसके लिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 फिर से देख लेना, जो हमने स्टैंडर्ड जो हमने लिख के बताया था। एक कैरिल कार्बन वाला कंपाउंड कभी भी इनएक्टिव हो ही नहीं सकता, मीजो ऑलवेज इज इक्वल टू 0, और यदि मीजो 0 रहेगा तो सारे के सारे कंपाउंड, ऑल 4 कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, और A+M = 4 ही आता। और हमने वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बोला था कि टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, ये z का हो गया, और ये w का वैल्यू हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहें कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें कितना बनेगा, वो केवल डबल बॉन्ड देखकर हम बता देंगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बनेगा, 2। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। पता नहीं क्यों, लेकिन रिंग वाले केस में लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ये एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ से ये कैरिल कार्बन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, और ये वाला कार्बन भी कैरिल कार्बन है, यहाँ से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। नई इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखो, यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो होगा। ये कॉमन पोजीशंस हो गए हैं, याद है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वो वाला कंडीशन, व्हेन 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट सेम और डिफरेंट
at different carbon atoms other than double bond, then any ring can show geometrical isomerism. अब यदि डिफरेंट पोजीशंस देखें, पोजीशन डिफरेंट तो 3 ही हुए ना भाई। देखो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, यदि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल इस तरीके से कॉमन आता है, हम केवल ऑप्टिकल वाले पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। तो जब मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालूंगा ना, तो स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब कितना आना चाहिए 8। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू स्टीरियो आइसोमर 8। मीजो इसमें बनेगा नहीं, इसका मतलब मीजो 0। तो एक्टिव कितने हुए, सारे के सारे एक्टिव हुए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 8 8 8 एंड 0। हाँ, यदि इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछूं तो बात अलग है। 2 पोजीशंस हैं जहां ज्योमेट्रिकल होगा, यहाँ से और यहाँ से, तो टोटल कितना आएगा, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और जरा ध्यान से देख लेते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं। नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा डबल बॉन्ड से। ये कायरल कार्बन है, मतलब यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये कायरल कार्बन है, यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कंडीशन है टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फ्रॉम द डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 मेंबर्स। और GI एक कॉमन पॉइंट है, GI यहाँ से भी होगा, इन दोनों रेड कार्बन से GI भी होगा। तो यदि कॉमन पॉइंट है तो हमने क्या बोला था, हम केवल कायरल कार्बन को इंक्लूड करके बात करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो स्टीरियो आइसोमर होगा 8, ऑप्टिकल आइसोमर सेम होता है, मीजो बनेगा नहीं इसलिए 8, और मीजो कितना आ रहा है, मीजो आ रहा है 0, इसलिए आंसर 8 8 8 एंड 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, बोथ OI एंड GI। अभी बात चल रही थी, ये कायरल कार्बन है तो यहाँ से OI होगा, ये कायरल कार्बन है यहाँ से OI होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, कॉमन पोजीशन है, यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी तो होगा। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछें तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आएगा 4। अब टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा, केवल कायरल कार्बन देखो कॉमन पॉइंट है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ऑप्टिकल आइसोमर सेम होता है, मीजो बन नहीं रहा है इसलिए 4 ही आएगा और मीजो आएगा 0। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आएगा, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा 2। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो, यदि तुम्हें ये लगता है कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू टोटल ऑप्टिकल प्लस टोटल ज्योमेट्रिकल, तो टोटल आंसर आता 6, क्योंकि ये रिपीटेशन हो जाता। तो कभी भी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के लिए ऐड नहीं करना ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल अलग अलग निकाल कर। सुना मैंने क्या बोला, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए हम ऐड नहीं करते हैं अलग अलग। क्लियर है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, और ये वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ये कायरल कार्बन है, यहाँ से OI होगा, और ये भी कायरल कार्बन है, यहाँ से OI होगा, और कॉमन पॉइंट है जहाँ से GI होगा ये। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा 4। यदि तुम 4 लिखोगे तो आंसर हो जाएगा गलत, टोटल स्टीरियो आइसोमर है 3, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है 3, ऑप्टिकली एक्टिव है 2। और ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 1, मीजो कितना आ रहा है 1, और ज्योमेट्रिकल कितना आएगा, ज्योमेट्रिकल आएगा 2। मैं एक बार लिख के बताता हूँ, इनके स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। इनके स्ट्रक्चर देखो, टोटल पॉसिबल 2 इंटू 2 4 पॉसिबल थे ना, ये 4, एक ये वाला पॉसिबल था, एक ये वाला पॉसिबल था। लेकिन याद करो ये वाला जो है ना, जिनमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि है तो मीजो में लेफ्ट राइट का डिफरेंस काउंट नहीं होता। ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे आइडेंटिकल, सेम टू सेम, ठीक। इसलिए इनको अलग अलग काउंट नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए तो हमने 2n का फॉर्मूला कभी नहीं बोला जब कंपाउंड दोनों शो करते हैं, तब हमें ऑन द स्पॉट ही ट्राई करना पड़ेगा। इसमें टोटल 3 क्यों आया, क्योंकि एक रिपीट हो गया। मीजो में लेफ्ट राइट का डिफरेंस काउंट नहीं होता, लेफ्ट में लिखा रहे दोनों ग्रुप, राइट में लिखा रहे सेम बोलना मीजो में, दोनों ग्रुप इनवर्ड द प्लेन लिखा रहे मीजो में, या दोनों ग्रुप आउटवर्ड द प्लेन लिखा रहे मीजो में, दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों को सेम बोलते हैं, ठीक। थैंक यू।